Hello, Vaibhavi. Hello, everyone. Hi, ma'am. Hello, how are you? Fine. How are you, ma'am? I'm good. Okay, so वैभवी आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। आप पहले भी आई हैं चैनल पे, बट एक बार फिर से आप बता दीजिए अपने बारे में। अ, बिल्कुल। सो मेरा नाम वैभवी भट्टाचार्य है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से की है माइक्रोबायोलॉजी में। और अभी मैं आईआईएससी बैंगलोर में हूँ, जहाँ पे मैं मास्टर्स कोर्स में एनरोल्ड हूँ। और यहाँ पे मैं जिस लैब में हूँ, हमारा लैब सेल सिग्नलिंग और एजिंग पे काम करता है। तो एमएससी एंट्रेंसेस के दौरान मैंने आईआईएससी का इंटरव्यू क्लियर किया था। और उसके साथ साथ मैंने टीआईएफआर के जो ब्रांचेस है तीनों, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मुझे मुंबई टीआईएफआर में मिला था, बट वहां मैं नहीं गई थी। और इसके साथ साथ मैंने गैट भी क्लियर करा है, जहाँ मेरा सेकंड रैंक आया था। आईआईटी जैम में एट रैंक आया था। और मेरा गेट भी क्लियर्ड है 202 रैंक से। गुड। ये बहुत सारी अचीवमेंट है जो कि आपने इतनी कम एज में कर ली हैं ऑलरेडी। लोगों को बहुत टाइम लग जाता है इतना सब कुछ अचीव करने में, विच इज गुड। ओके, सो ऑल राइट। सो वैभवी, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी कंटिन्यूअसली क्वेरीज आ रही हैं, तुम्हारे पास भी आ रही हैं और मेरे पास में भी आ रही हैं। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, रिगार्डिंग आईएससी इंटरव्यू, आईएससी का इंटरव्यू क्या प्रोसीजर रहता है एडमिशन का, एंड ऑल्सो फॉर गैट भी, क्योंकि गैटबी में भी आपने कैसे प्रिपेयर करता है, बिकॉज यू हैव गॉट AIR 2। सो उसके रिगार्डिंग भी बच्चों के काफी सारे क्वेश्चंस है। तो फर्स्टली हम लोग जो है ISC से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो तो एक थोड़ा सा, हाँ, एडमिशन के बारे में बता दीजिए कि काउंसलिंग में कैसे आपने क्या कुछ किया था, क्या कहाँ कहाँ अप्लाई किया, हाँ। थ्रू जैम, राइट? अच्छा। ओके, हाँ। तो जैम के थ्रू ना हम आइजर्स में एक अप्लाई कर सकते हैं। तो आइजर मोहाली में मैंने अप्लाई किया था, आइजर भोपाल में मैंने अप्लाई किया था। और आइजर टीवीएम शायद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद वो लेता है जैम के मार्क्स। बट उनका अलग से एग्जाम भी होता है आइजर टीवीएम में। तो आइजर मोहाली और भोपाल से मुझे इंटरव्यू का कॉल आया था, बट मैंने दिया नहीं था क्योंकि मेरा आईआईएससी में तब तक हो गया था। और आईआईएससी का प्रोसीजर ये था कि आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर हमारा एक ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट हुआ था। पर इस बार वो ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट नहीं हो रहा है, इस बार डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ जैम रैंक आपको ऑफर लेटर भेजा जा रहा है फॉर इंटरव्यू। और इंटरव्यू का टाइम आया है शायद 18 19, 17 18 19 के आसपास। हमारा भी उसी टाइम पे हुआ था, अप्रैल में इस बार ही है। तो इंटरव्यू में यूजुअली होता ऐसा है कि आपको पहले दिन, आपको जिस दिन आपका रिपोर्टिंग टाइम, आपको जाना पड़ता है। तो हमारे इधर एक कॉन्फ्रेंस रूम है, वहां आपको बिठाया जाएगा। और आपको वहीं पे जो भी आपका पैनल है, तीन पैनल्स में यूजुअली डिवाइडेड होते हैं, तो पैनल 1 2 3 आपको बता दिया जाएगा आप कौन से पैनल में हो। फिर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जो भी कॉन्फ्रेंस रूम्स है, जहाँ पैनल्स बने हुए हैं, वहां ले जाके थोड़ी देर बाहर बिठा के रखते हैं। फिर पैनल के अंदर से कोई एक प्रोफेसर आके आपको बुला के ले जाता है। अब जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा आईआईएससी का, तो आपने तीन प्रेफरेंसेस दिए होंगे। तो वो तीन जो प्रेफरेंसेस थे, मतलब पांच में से आपने को तीन चूज करना था। वो तीन थे, एक सेल एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज मतलब माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शियस डिजीज, बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स, इकोलॉजी इवोल्यूशन और न्यूरोसाइंस। ये पांच ऑप्शंस रहते हैं। यही पांच मेजर स्पेशलाइजेशंस हम यहाँ बोल रहे हैं, जिसमें आपको एमएससी डिग्री दी जाएगी। तो मेरी स्पेशलाइजेशन सेल एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। अब इस स्पेशलाइजेशन, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो इस स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे आपको कुछ पीआईज के लिस्ट दिए जाते हैं, जहां से आपको उनका काम देख के, जो भी काम आपको अच्छा लग रहा है वो देख के आप चूज करते हो कि मेरे ये प्रेफरेंसेस है, उसमें से आपको एक पीआई अलॉट होता है। तो आपने जो भी प्रेफरेंसेस दिए हैं, मेक श्योर कि वो सच में आपके प्रेफरेंसेस हो, ये नहीं कि बस देने के लिए दे दिया है। और उसी प्रेफरेंस ऑर्डर में इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, वहां से आपको सबसे ज्यादा सवाल आएंगे। और मेरा जैसे सेल एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो वहां से मैंने बताया था कि मेरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मेरा माइक्रोबायो था, तो उतना पता नहीं था मेरे को बिल्कुल इन डेप्थ। तो मेरे को सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छा लगता है, तो उन्होंने मुझे वहीं से सवाल पूछा था। तो प्रोफेसर बहुत अकोमोडेटिंग होते हैं इंटरव्यू के दौरान। आप आराम से अगर बोलो कि मेरे को इसमें थोड़ा डाउट है, आप उधर से सवाल करो तो बेटर रहेगा। वो ऐसा एडजस्ट करके आपको पूछेंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंसेस से मेजर सवाल आते हैं, फिर नेक्स्ट प्रेफरेंसेस से भी थोड़े बहुत सवाल आ जाते हैं, लास्ट से यूजुअली वो लोग नहीं करते। पर अगर आप पहले प्रेफरेंसेस में से ठीक से जवाब नहीं दे पाते हो, तो लास्ट प्रेफरेंस की तरफ वो कभी कभी जाते हैं। यूजुअली जो इंटरव्यू है वो अराउंड 25 to 30 मिनट्स का होता है, मतलब मैक्सिमम। अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि आपका हो गया है, क्योंकि उनको आपके आंसर्स पसंद आ रहे हैं।
बट ऐसा कुछ बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है कि ज्यादा इंटरव्यू मतलब ये गारंटीड सिलेक्शन, बट यूजुअली ज्यादा इंटरव्यू से सिलेक्शन निकल जाते हैं। तो वही प्रोसेस है। उसके बाद आपको मतलब इंटरव्यू खत्म हो जाता है और फिर अराउंड 1 महीने बाद, जैसे हमारा रिजल्ट आया था 25 मई को, तो 1 महीने बाद आपको कॉल लेटर आ जाता है कि आपका एडमिशन हो गया है। फिर एडमिशन के बाद वो लोग आपको एक मीटिंग के लिए बुलाएंगे, मतलब एक वर्चुअल मीट होगा हम सबका, जो भी कोऑर्डिनेटर्स है यहाँ के, वो लोग आपको सब बताएंगे कि हमारे पास आपको एक हैंडबुक दिया जाएगा जहाँ पे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में क्या क्या कोर्स है, कोर्स डिटेल, इलेक्टिव्स जो भी है, क्रेडिट सिस्टम जो भी है, सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और फिर आप लोग उसके हिसाब से वो जो लिस्ट है कि कौन कौन से पीआईज आपके स्पेशलाइजेशन में, उसमें से आप 5 प्रेफरेंसेस दोगे। और आपने जैसा रैंक किया है इन योर इंटरव्यू, उस बेसिस में आपको अपनी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऐसे करके आपके प्रेफरेंसेस मिलते, पीआईज मिलते रहेंगे। फिर आपको एडमिशन के लिए फिर आपको एक्चुअली फीस पे करनी पड़ेगी टू बुक योर सीट। उसके बाद आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ एडमिशन होता है जुलाई 20 तक एडमिशन शुरू हो जाता है। फिर आप एडमिशन के लिए आते हो, वहीं पे आपको आपकी हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी है सब दे देना होता है। आपको हॉस्टल मिल जाता है, आप रूम में सेटल हो जाते हो। फिर आप जाके अपने पीआई से मिल सकते हो, क्योंकि आप पूरे 2 साल अभी उन्हीं के लैब में हो, तो आप जाओ वहां मिलो, उनसे बात करो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि आपको एक पीआई होता है और आपको पता है कि आप इसी चीज पे काम करने वाले हो, आप अपने कोर्सेज भी बहुत फ्लेक्सिबली उसी हिसाब से चूज कर सकते हो। मतलब आपके पीआई आपको गाइड कर देंगे कि आप यही कोर्स चूज करो, क्योंकि इस चीज पे काम होता है लैब में, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो फिर आप ऐसे कोर्स चूज करते हो और 1 साल का यहाँ कोर्स वर्क होता है, मतलब आपको 1 साल कोर्स वर्क करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जैसे कि एमएससी में प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो एकदम स्केड्यूल्ड प्रैक्टिकल्स होते हैं, वैसे प्रैक्टिकल्स होंगे। फिर कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, जैसे कि बाहर से लोग आते हैं, आप कुछ टॉक्स वगैरह देते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है सुन के। और फिर नेक्स्ट ईयर, जैसे कि मेरा भी नेक्स्ट ईयर शुरू होने वाला है, अप्रैल में मेरा एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फिर मई से तो आप घर जा सकते हो कुछ दिनों के लिए। फिर आप अगर आप चाहो, अगर आपकी पीआई चाहते कि आप इंटर्नशिप्स करने जाओ, तो आप इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप दिसंबर में भी एक विंटर इंटर्नशिप कर सकते हो, या फिर लैब में रह के भी काम सीख सकते हो, जैसे आपको और आपके पीआई को अच्छा लगे। तो फिर उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो मिड में या जून से। फिर आपको 1 साल पूरा मिलता है प्रोजेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको अपना सीजीपीए 8.5 से ऊपर आप रख सकते हो, तो बिना कोई नेशनल एंट्रेंस मतलब पीएचडी एंट्रेंस क्लियर किए भी आपको आईआईएससी जैसे जगह पे डायरेक्ट पीएचडी इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और क्योंकि आप यहीं के स्टूडेंट हो, तो आपको उस लैब में भी थोड़ा ऐसा आपको पता रहेगा कि ये लैब किस पे काम कर रहा है, तो आप उस हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस को सोच सकते हो कि मुझे किस लैब में जाना है, क्या करना है। फिर आप धीरे धीरे गेट या फिर सीएसआईआर निकाल लो कैपेबिलिटीज पे। तो ओवरऑल यही है कि कोर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोर्स वर्क और दूसरा पूरा डेजर्टेशन। ओके, ऑल राइट, तो आपने काफी डिटेल में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो एक और जो मेरे पास में क्वेश्चन आया, 2-3 बच्चों ने जो पूछा, वो ये है कि जैसे कि आपके जैम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों चीजें आती हैं, है ना? तो यहाँ पे इंटरव्यू में, और जो आपने बोला अब तो सिलेक्शन का जो पहले एक एग्जाम था वो तो अब इस बार है नहीं, तो जो आपका इंटरव्यू होता है तो क्या उसमें वो फिजिक्स वगैरह से क्वेश्चंस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से? हाँ, तो बात ये होता है कि एक तो आप अपना प्रेफरेंस के हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछ रहे उसके बावजूद भी कुछ टॉपिक्स हैं जहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोबेबिलिटी पता हो, क्योंकि वो आप जेनेटिक्स में यूज करते हो, तो वो लोग अपने प्रोबेबिलिटी की नॉलेज चेक करते हैं। दूसरा वो लोग चेक करते हैं कि आपको स्टैटिस्टिक्स आता है कि नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अगर आपको कुछ टेस्ट वगैरह पता हो, जैसे कि पी वैल्यू टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जो भी बेसिक टेस्ट अगर आपने कुछ पढ़ रखे हो तो वो भी प्रैक्टिस करके आना। और तीसरा वो लोग सबसे ज्यादा देखते हैं ग्राफ बना सकते हो या नहीं। कोई भी एक फंक्शन दे देंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो इन फंक्शंस का ग्राफ कैसे होगा, अगर आपको उसका आइडिया थोड़ा रहे तो आप मतलब बेटर होता है, क्योंकि आप लोग आपसे पूछ सकते हैं। एक और चीज, जैसे मीन मीडियन मोड में जो स्क्यूड मीन्स, मतलब जो स्क्यूड होते हैं, जहाँ पे मीन मीडियन मोड की वैल्यू अलग अलग होती है, स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल कर्व जैसा नहीं होता है, तो ये सब थोड़ा वो लोग पूछ लेते हैं मैथ्स में। क्योंकि ऐसा देखो, अब तुमको इंटीग्रेशन डेरिवेशन करने नहीं देंगे, क्योंकि बायोलॉजी में वो सब नहीं लगता। मैट्रिक्स वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में कभी कभी मैट्रिक्स लगता है प्रोटीन स्ट्रक्चर वगैरह जानने के लिए। तो जो मैथ्स बायोलॉजी से रेलिवेंट है, बस वही मैथ्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और फिर बारी आती है केमिस्ट्री की।
तो केमिस्ट्री में, हाँ केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री और जो अमीनो एसिड स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो काफी रिलेटेड है, पीएच वगैरह जानना, फिर आप बफर्स कैसे बनाओगे, आप कितना वो C1 V1 C2 V2 कैसे मोलारिटी मोलैलिटी वाले चीजें करोगे। तो ये सब चीजें बहुत लाइक क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देंगे कि आपको अगर ये करना हुआ तो आप कैसे वो करोगे। यही, और फिजिक्स से ज्यादा कुछ वैसे तो पूछा नहीं जाता, बट कभी कभी अगर आप फ्लूइडिक्स के बारे में थोड़ा जानते हो, तो बहुत हार्ड कोर फ्लूइडिक्स नहीं, बट ऐसे ही कि लीनियर मोशन क्या होता है, या फिर बहुत बेसिक फिजिक्स, जैसे कि फिर हमने कुछ थियरम्स पढ़े थे, जैसे वो मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है, फ्लूइड्स करके एक चैप्टर आता था सीबी लाइक 12th स्टैंडर्ड में, जैसे ब्लड फ्लो, ये सब चीजें अगर थोड़ी बहुत आपको पता हो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो फिजिक्स में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट मैथ्स और केमिस्ट्री सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि वो बायोलॉजी से रिलेवेंट होते ऑल राइट, सो केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स में से सिर्फ हम ये लेकर चले कि उतना ही रेलेवेंट जो बायोलॉजी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, मोस्टली ये वही क्वेश्चंस है हैं। जो हाँ, करेंगे। किसी ने बताया बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। बिल्कुल, बर्नौलीज थ्योरम के भी फ्लो जानने के लिए यूज हो जाता है वो सब। सो आ बायोकेमिस्ट्री सकते से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है वो पूछ ली जाएगी कि केमिकल्स बफर्स कैसे बनेंगे, C1 V1 C2 V2 मोलारिटी मोलालिटी, ये सब कुछ आ जाएगा। मैथ्स में आपने बता दिया, स्टैट्स वगैरह यही सब ज्यादातर पूछा जाएगा। ओके, ऑल राइट, सो वैभवी, आपने सेल सिग्नलिंग आई थिंक सिलेक्ट किया था एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस। सो उसके अंदर आपसे क्या मतलब, अगर आप बता सकते हो कि मेजरली उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, किस तरह के आपसे क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस उन्होंने आपके से किए उस टाइम पे, अगर आप वो बता दोगे तो इनको ये थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना इन डेप्थ अभी उसके लिए और पढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है। एक्चुअली ना ऐसा होता है कि पहले वो आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, फिर आप उसको कैसे आंसर कर रहे हो उसके बेसिस पे आप वो डिसाइड करते हैं कि अब लेवल कितना बढ़ाना है। तो जैसे मेरा सबसे पहले मैंने सेल कहा था, तो उन्होंने, एक मैडम है अन्नपूर्णी, सॉरी, एक मैडम है यहाँ पे, वो मैडम कैंसर पे काम करती है, मेरे को बाद में पता चला, वो मेरे पैनल में थी। तो मैम ने से सवाल पूछा था कि आप सेल कल्चर कर रहे हो, आपको कुछ पता है कि नहीं सेल कल्चर के बारे में, तो मैंने कहा था कि हाँ मेरे को सेल कल्चर के बारे में तो इन डेप्थ कुछ पता नहीं है, बट बैक्टीरियल कल्चर मैंने सीखा है तो मेरे को पता है। बोले ठीक है, उसी बेसिस पे आप आंसर करने की कोशिश करो कि अगर सेल्स ग्रो कैसे करते हैं। तो फिर मेरे को बोर्ड में ड्राइंग करके बताना था कि लैग फेस आएगा, फिर सेल्स ग्रो होंगे, फिर एक स्टेशनरी फेज में जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा हेफ्लिक्स लिमिट। तो उन्होंने पूछा ऐसा आपको पता है कि हेफ्लिक्स लिमिट क्यों आता है, तो मैंने कहा था एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम की वजह से। कि फिर उन्होंने पूछा क्या होता है, मैंने कहा टीलोमियर शॉर्ट हो रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे वो लोग सवाल पूछेंगे और देखेंगे आपका नॉलेज बिल्डअप हो रहा है कि नहीं। तो फिर एक पॉइंट के बाद जाके उन्होंने मुझसे सेनेसेंस पे सवाल पूछा कि अगर ऐसा हुआ तो, तब मेरा हो गया, तब मेरे को, मैंने बोला कि मेरे को और इसके मतलब मेरे को नहीं पता। उन्होंने कहा ओके फाइन, नो इश्यूज, लेट्स मूव टू अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो आप जितना आंसर्स को बिल्डअप करोगे वो भी एक सवाल को धीरे धीरे हाई लेवल पे लेके जाएंगे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एक्सपेरिमेंटली कैसे समझोगे कि आपके सेल्स ग्रो कर रहे हैं या नहीं। तो एक ट्राइपेन ब्लू स्टेनिंग बहुत एक फेमस स्टेनिंग है देखने के लिए, या फिर आप माइक्रोस्कोप, सिंपली माइक्रोस्कोप में देख सकते हो कि सेल्स की कॉन्फ्लुएंसी बढ़ रही है कि नहीं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा फेवरेट पाथवे कौन सा है, सिग्नलिंग पाथवे। मैंने कहा जीपीसीआर। उन्होंने कहा जीपीसीआर सब बोलते हैं, कुछ और बोलो। मैंने आरटीके कहा, तो उन्होंने कहा कि आरटीके में क्या होता है बताओ। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा जीपीसीआर और आरटीके में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैम ने बताया था कि फॉस्फोराइलेशन एक में होता है, एक में फॉस्फोराइलेशन नहीं होता जीपीसीआर में। ये सब थोड़ी बहुत चीजें उन्होंने पूछी बेसिक्स, तो उन्होंने कहा ठीक है आई एम फाइन। फिर नेक्स्ट इंसान के पास गया। तो जो नेक्स्ट है वो, जो सर थे वो भी न्यूरो साइंस में है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमको एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के बारे में कुछ पता है कि नहीं। मैंने कहा हाँ पता है। मैंने कहा बताओ क्या पता है। वो तुमको तो ब्लैंकली छोड़ देते हैं, वो लोग देखते हैं कि तुम कितना बोल पाते हो। तो मेरे को जो भी पता था कि कैवियोलिन मीडिएटेड, क्लैथरिन मीडिएटेड, जो भी मेरे को पता था मैंने सब बताया धीरे धीरे करके, इतने टाइप्स होते, ये होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, बस मेरे को इतना ही पूछना था, हो गया। फिर एक तीसरे इंसान के पास गए, वो मुझे कहा कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस बताओ। काफी बेसिक क्वेश्चन, हमको लगता है यहाँ से क्या ही आगे सवाल बनेगा, बट फिर हाँ मैंने बताया न्यूक्लियस होता है नहीं होता है। बोला न्यूक्लियस कैसा है, मैंने कहा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का, तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की पिक्चर्स बताओ। तो फिर बताया कि तुम कैसे समझोगे कोई प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है या नहीं। तो मैंने कोलोकलाइजेशन बताया कि जीएफपी से टैग कर और एक माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को टैग करेंगे। तो फिर मेम्ब्रेन में जा रहा है कि नहीं। तो फिर वहां पे मैं थोड़ा अटक रही थी कि कैसे मेम्ब्रेन को डिस्टिंग्विश करते हैं, कौन सा आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन।
तो उन्होंने कहा कि तुम सोचो कि ऑस्मोसिस करके कुछ हो सकता है कि नहीं। तो मैंने बताया कि शायद ऑस्मोसिस करके आउटर मेम्ब्रेन फट जाएगा, उसके बाद अगर हम चेक करेंगे तो इनर मेम्ब्रेन में गया तो मतलब। फिर उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, और भी कुछ मेथड्स है वो तुम वापस घर पे जाके पढ़ लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर जो एक लास्ट इंसान था उसने मुझसे सवाल पूछा कि तुम अपना फेवरेट टॉपिक, जो बिल्कुल तुम्हारा फेवरेट है, तुमसे वही क्वेश्चन किया जाएगा। अब ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि उस फेवरेट टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा टॉपिक बोलना चाहिए जो आपको बिल्कुल इन डेप्थ पता हो, जिसके बारे में आप एकदम 110% श्योर हो कि इसमें कुछ भी सवाल है मैं बता सकती हूँ। तो मैंने बताया लैको, मेरा बिल्कुल फेवरेट टॉपिक था, मैम का वो लोनी और टोनी मेरे को बिल्कुल अच्छे से याद था। तो वही फिर उन्होंने मुझे बताया कि लैकोपेरॉन क्या होता है। मैंने बताया, बोले जीन्स के नाम बताओ, मैंने बताया। बोले मैं फंक्शन नहीं पूछूंगा तुमसे क्योंकि वो पता है। तो फिर बताओ कि अगर तुम लैकोपेरॉन को कैसे किसी स्क्रीनिंग में यूज कर सकते हो। तो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग एक्स गैल सबस्ट्रेट डाल के। तो फिर वो पूछते हैं कि तुम एक्स गैल तो डालते हो पर तुम लैक्टोज तो नहीं डालते, तो फिर वो कैसे अंदर जाके एलो लैक्टोज में कन्वर्ट होता है। मैंने कहा नहीं, वो हम आईपीटीजी डालते हैं। फिर वो बोलते कि परमियस नहीं होता तो आईपीटीजी अंदर कैसे घुसता है। तो मैंने कहा नहीं, आईपीटीजी ऐसे ही अंदर घुस जाता है बिना किसी हेल्प के। फिर वो लोग इस पे थोड़ा सवाल डेवलप किए कि तुम कैसे समझोगे कि जीन इंसर्ट हुआ है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जीन कहीं और इंसर्ट हो गया, ये तो ऐसे करके थोड़े बहुत। फिर उन्होंने मुझसे कहा ठीक है तुमने इंटीग्रेटेड पीएचडी में अप्लाई करा कि नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करा, मेरा रैंक 88 था तो उसमें इंटीग्रेटेड पीएचडी का ऑफर लेटर आता नहीं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा खाना ऑफर किया, उनके पास ड्राई फ्रूट्स थे, मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, मैं बाहर आ गई। बस यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ओके नाइस, तुमने ये भी काफी अच्छे से सारी चीजें ही बता दी हैं, तो आई थिंक जो भी बच्चे जिनके पास भी ऑफर लेटर आए हैं उनको एक आइडिया लग गया है कि कितना क्वेश्चन वो करेंगे। ओके, और यहाँ पे अगर तुम कोई एक टिप देना चाहो इनको कि मतलब कि किस तरीके से, जैसे कई बार होता है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लाइक मैंने भी दिए हैं और भी मैंने बच्चों का सुना है उनसे, तो कई बार क्या होता है हमें कोई चीज आती नहीं है और हम उसको कहीं और घुमा फिरा के आंसर देने की कोशिश करते हैं। सो जैसे मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो एक्चुअली सामने वाले का भी टाइम वेस्ट है, हमारा भी टाइम वेस्ट है। तो अगर नहीं आता है तो जैसे मुझे लगता है कि मेरी साइड से ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप डायरेक्टली बोल दो। तो ऐसा ही कोई टिप अगर आप इनको देना चाहो। तो सबसे पहले टिप वही है कि एक तो तुम बिल्कुल नर्वस मत होना, वो लोग तुमको निकालने के लिए नहीं बैठे, वो लोग तुमको लेने के लिए ही बैठे हैं। तो तुम अगर कुछ भी सही सही बोलते हो जो भी तुम्हें लॉजिकल लगे, तो उसमें वो लोग, उन लोग की हेल्प ही होगी तुम्हें लेने के लिए, क्योंकि फिर उनको समझ में आएगा कि तुमसे कैसे क्वेश्चंस करने हो, तो तुम्हारे फील्ड में जाके तुमसे क्वेश्चन करेंगे। ये पहली बात। और दूसरी बात, जब कोई क्वेश्चन आए और अगर तुम्हें लगता है कि इसका आंसर मैं अगर सोच लूं तो मैं शायद बता सकती हूँ, तो नम्ब होके नहीं सोचना है। लाउड थिंकिंग कहते हैं कि तुम जो भी सोच रहे हो कि अगर शायद ये ऐसा हो सकता है, शायद वैसा हो सकता है, तो तुम वो बोलते रहो। अगर गलत है तो वो लोग बोलेंगे गलत है, अगर सही है तो वो लोग बोलेंगे कि सही है पर इसको थोड़ा डेवलप किया जा सकता है। ये। फिर तीसरी बात ये है कि अगर तुमको कोई आंसर नहीं आता हो, बिल्कुल एकदम ब्लैंक क्वेश्चन सुना, तुमको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल लग रहा है कि क्या ही पूछ लिया, तो बताओ कि मेरे को ये बिल्कुल नहीं आता, अगर आप मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हो कि ये किस एरिया से क्वेश्चन है या किस डायरेक्शन में मैं सोचूं, तो शायद मैं ट्राई कर सकता हूँ। क्योंकि उनका टाइम इम्पोर्टेंट, टाइम वेस्ट अगर वहां से उनके तरफ देख के करोगे तो वो लोग पसंद नहीं करते। और फिर लास्ट चीज, अगर तुमको नहीं आता है और तुम हिंट्स ले रहे हो फिर भी तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो बोल दो मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप मुझे कुछ और क्वेश्चन कीजिए, या फिर इस फील्ड से निकल के कुछ और फील्ड में क्वेश्चन कीजिए तो मेरे लिए बेटर रहेगा। क्योंकि वही वो लोग तुम्हें लेने बैठे हैं, तो तुमको ऐसे नहीं कि निकाल देंगे वो लोग, तुमको जो आता है तुम देखना चाहते हैं कि तुमको वो ठीक से आता है कि नहीं। यही कुछ टिप्स है, और डरना बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली exactly. हम गए हैं यहाँ तक पहुंचे हैं तो अब डर के कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, ऑल राइट। सो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मेन क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग आईएससी एंड इंटरव्यू एंड एडमिशन से रिलेटेड, जो कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।